हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने E2E नेटवर्क्स लिमिटेड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आज इस वीडियो में हम E2E नेटवर्क लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका Q1 FY25 का रिजल्ट कैसा आया हुआ है। तो आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि E2E नेटवर्क्स में क्या हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले E2E नेटवर्क्स के शेयर प्राइस की बात करें तो ये 1753 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे है जो कि हमने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, 1 महीने पहले बनाया था। वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। स्टॉक का पी अभी 101 का दिख रहा है। इसी के साथ ROC आपका 25% का और ROE भी 36% का मेंटेन हुआ है। अब चलते हैं हम इन क्वार्टरली रिजल्ट पे और देखते हैं कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट जून 24 को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनका सेल्स जो है 29 करोड़ से बढ़ करके 41 करोड़ का हो गया है। इसी के साथ जो नेट प्रॉफिट इनका 4 करोड़ था मार्च क्वार्टर में, वो बढ़ करके 10 करोड़ हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इसी को जून 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट बिजनेस डबल हो गया है। यहाँ पे रेवेन्यू इनका 19 करोड़ का था, अभी डबल से भी ज्यादा यानी 41 करोड़ का हो गया है। और यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट जो 7 करोड़ का था, वो वहाँ पे 50% की ग्रोथ देखने को मिली है, 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो देख सकते हैं कि 53% का था, वो बढ़ करके 66% का काफी हेल्दी दिख रहा है और ये हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को क्यों मिली, ये हम आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि रेवेन्यू तो इनका डबल हुआ, लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुई है तो इनका नेट प्रॉफिट तो 15 करोड़ से ऊपर चले जाना चाहिए था। लेकिन एक और कंपोनेंट होता है जो डिप्रेशिएशन का है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो कि पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ था, वो बढ़ करके 11 करोड़ हुआ। और पिछले साल डिप्रेशिएशन तो बिल्कुल निग्लिजिबल था, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे इन्होंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, जिस वजह से डिप्रेशिएशन कम दिख रहा है। बट अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 11 करोड़ का डिप्रेशिएशन शो कर रहा है। इसी के साथ कंपनी ने काफी डेट लिया है एक्सपेंशन के लिए, तो डेट लेवल भी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट कंपनी को 3 करोड़ का पे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके TTM प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, यानी पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसको अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक 94 करोड़ रेवेन्यू था, वो बढ़कर के 116 करोड़ का हो गया है। इसी के साथ 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर के 25 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया है, जो कि काफी हेल्दी लेवल पे दिख रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा बैलेंस शीट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टर में यानी पिछले महीने ही अभी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए चलते हैं, पहले इनका शेयर प्राइस देखेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था, इस शेयर ने जून में अपना हाई लगाया था, 2000 का लेवल टच करते करते रह गया, लेकिन शेयर काफी नीचे आया, फिर ये काफी कंसोलिडेट करा। हालांकि बीच में शेयर जुलाई के अर्ली में 1500 का लेवल टच कर गया था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया ये काफी तेजी से रिकवर किया और 1800 रुपए का हाई लगाया। हालांकि अपर सर्किट लोअर सर्किट आए दिन इसमें लगता रहता है, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनीज में तो अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता ही रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इस लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर चार्ट को 3 साल का या 5 साल का लेवल पे जूम कर ले तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने शेयर यहाँ पे बिकवाली भी की है, उनके बेचने का क्या वजह थी उसको भी हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके मार्केट ओवरव्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ने बताया कि हार्डवेयर डिलीवरी जो कि इनके सर्वर्स होते हैं, जो कि एनवीडिया और दूसरी कंपनी से खरीदते हैं, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट ईयर भी चिप की काफी ज्यादा शॉर्टेज थी। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि अभी वो वर्स्ट हमारे बिहाइंड है, क्योंकि अभी जो एक्सपेंशन करने में महीनों लगते थे, अभी 6 से 8 वीक में ही काम हो जा रहा है, क्योंकि हार्डवेयर की डिलीवरी अब काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। तो दोस्तों, ओवरऑल इंडस्ट्री में काफी कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है। वो चेंजेस क्या है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लो डेंसिटी CPU से कंप्यूटिंग होती थी, अभी ये जो स्विच हुआ है हाई डेंसिटी CPU पे कंप्यूटिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक हाई डेंसिटी CPU में प्रॉब्लम ये है कि इसकी कास्ट काफी ज्यादा होती है। तो अभी जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, वहाँ पे वेरी हाई डेंसिटी GPU इस्तेमाल कर रहे हैं और GPU से इनकी कास्ट में कटिंग काफी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो कि लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने 66% का रिपोर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे CPUs की जगह ये GPUs अभी इंस्टॉल कर रहे हैं और GPUs में कंप्यूटिंग पावर काफी ज्यादा है और कास्ट काफी इनकी कम हो पा रही है। और इसी कास्ट कटिंग की वजह से ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर है वो काफी कम हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जैसे ही बढ़ रहा है, ओवरऑल ऑपरेटिंग
एक्सपेंडिचर जो है डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा इनका मार्जिन तो इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि इन्होंने हाई डेंसिटी जीपीयूज इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कास्ट और इफिशियंसीज हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने डिस्कस किया कि कंप्यूटिंग की जो हाइपर स्केलर जैसे आपके अमेजन AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, गूगल क्लाउड, इस तरह के जो हाइपर स्केलर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो इनकी कास्ट है 3 से 4 गुना पड़ जाती है जो सेल्फ मैनेज कंप्यूट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपका E2E नेटवर्क जैसी कंपनीज आती हैं। तो यहाँ पे इनका कास्ट एडवांटेज काफी ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ पे स्पेशलाइज्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स की डिमांड मार्केट में है, जहाँ पे ये GPU कंप्यूट डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि US में भी ये डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ये काफी ज्यादा कास्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसके अलावा ये हाइपर स्केलर से काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे और यूनिक सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड करते हैं, जिसका फायदा E2E नेटवर्क्स भी उठा रहा है। और इसी वजह से ये काफी ज्यादा बुलिश है कि करंट टाइम में फ्यूचर जो आउटलुक है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और मैनेजमेंट इस एरिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है ताकि अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सके। तो चलिए कंपनी के थोड़ा ऑपरेशन और फाइनेंशियल पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेक्स अनाउंसमेंट। जैसा कि FY25 में 800 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ था, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। हालांकि आप जा करके स्क्रीनर पे कान नोट्स भी देख सकते हैं, मई 2024 का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 800 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं आने वाले 12 महीने में। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि मैनेजमेंट ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया, कहा कि हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे थे, वो बस एक कहने के लिए बात थी, हम 800 करोड़ का एज सच कोई प्लान या कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो फ्यूचर में आप कैपेक्स करेंगे उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों के बीच में परसेप्शन बना हुआ था कि कंपनी 800 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, काफी ज्यादा हम जगह ट्विटर पे फोरम्स पे ये बातें चल रही थी, तो ये मैनेजमेंट ने कंपनी इसको विड्रॉ कर लिया, इस तरह का कोई भी कमेंट्री से डिनाई कर दिया है। और यही वजह थी कि काफी लोगों ने इस शेयर को एग्जिट कर दिया क्योंकि ये जो गाइडेंस था जो लोग समझ रहे थे उनको अब ये 800 करोड़ कंपनी मैनेजमेंट क्यों डिनाई करी है, उस वजह से काफी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ कहने की बातें थी। अभी मैनेजमेंट शायद वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, इस वजह से कुछ लोग शेयर सेल भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कभी कभी क्या है, लैंग्वेज काफी ज्यादा मैटर करती है। हालांकि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है, जब मैनेजमेंट से क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कशन होता है, वहाँ पे हम जो भी कहते हैं, चाहे वो कैजुअल लैंग्वेज हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक तरह की कमेंट्री और वो एक तरह का स्टेटमेंट ही माना जाता है। इसीलिए हम तो रिकॉर्ड करते हैं, हम स्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग आपको नोट्स बना के देते हैं। बट मैनेजमेंट इस तरीके से मुंह फेर ले तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाता है। खैर मैनेजमेंट ने कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो प्लानिंग है 6 महीने की या 1 साल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ गई है। क्योंकि अभी जो हार्डवेयर है काफी तेजी से आ रहा है। पहले जो प्लानिंग 6 महीने एडवांस में करना पड़ता था, अभी 6 से 8 वीक यानी मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमें 1 साल का प्लान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ये बता रहे हैं कि वेंडर फाइनेंसिंग हो सकती है, इसके अलावा कंपनी कुछ इक्विटी से भी फंड रेज कर सकती है। तो खैर ओवरऑल जो 800 करोड़ वाली जो कमेंट्री थी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां से विड्रॉ कर लिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि चूंकि टाइम अभी कम लग रहा है, इस वजह से हम इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म का गाइडेंस नहीं दे सकते। दोस्तों इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे मंथली रिकरिंग रेवेन्यू जो इनका है 14.5 करोड़ का हो गया है जून के महीने में। यानी अगर महीने का 15 करोड़ के अप्रॉक्स अगर रेवेन्यू आ रहा है तो साल का 180 करोड़ पे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। और करंट टाइम में इनकी टीटीएम की बात करें तो 116 करोड़ का है। यानी आने वाले 12 महीने में अगर कंपनी करंट रन रेट को ही कंटिन्यू कर ले तो ये आपका 116 का जो टीटीएम है कम से कम 170-80 करोड़ का दिखने लगेगा। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कंपनी में ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी ये जो मंथली रन रेट है वो भी ग्रो कर सकता है। अगर वो ग्रो ना हुआ तो भी आपका 116 करोड़ का जो रन रेट है ये दिख रहा है, आपको फ्यूचर में आने वाले 12 महीने में 170 से 80 करोड़ का दिखने लगेगा। तो दोस्तों इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कमेंट्री करके बताया कि यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि हायर डेंसिटी कंप्यूटिंग से जो रेवेन्यू आ रहा है उसका शेयर ओवरऑल रेवेन्यू में
बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा मार्केट एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजी की बारे में डिस्कस किया और बताया कि मार्केट प्रेजेंस बढ़ रहा है, ट्रैक्शन मिल रहा है इंडिया में और ओवरसीज में, और यहाँ पे मैनेजमेंट ने फोकस करने को बताया। लैंग्वेज प्रोसेस, कंप्यूटर विजन, LLM और डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल पे ये काम करेंगे। इसके अलावा इनकी कस्टमर बेस है, यहाँ पे ARPU काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये हाई टिकट क्लाइंट्स को ये कैटर कर रहे हैं। अभी जैसा कि लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था कि हाई टिकट क्लाइंट्स पे इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम हो गया था, लेकिन वापस से 45 से 50% कंस्ट्रक्शन इनका टॉप कस्टमर से बढ़ गया है। तो अभी इनका जो 50% रेवेन्यू है इनके टॉप के जो कस्टमर है वहीं से इनका आ रहा है, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से ही रेवेन्यू उनका बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इंडस्ट्री डेवलपमेंट और इनोवेशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ने बताया कि हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे फोकस करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये GPU जो है रेंट पे लेते हैं और उसको सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करके अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। तो इनका मानना ये है कि हमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे काम करना है जो कि कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके। इसके अलावा हमारे पास जो टीम है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, जो रेगुलर बेसिस पे नए नए फीचर रिलीज करती रहती है, और यही जो चीज है इनके लिए काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्डअप कर रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा एक्विजिशन और यूटिलाइजेशन की बात करें, जैसा कि इन्होंने नवंबर में H100 नाम का सर्वर इंस्टॉल करना शुरू किया था। अभी यहाँ पे 450 H100 AI सर्वर इंस्टॉल कर चुके हैं और यहाँ से मंथली रन रेट इनका 14.5 करोड़ का शुरू हो गया। लेकिन यहीं पे ये अपना 256 और एडिशन करने वाले हैं जो कि सारे इसी क्वार्टर लाइव हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि 450 के AI H100 जो सर्वर थे ये बढ़ा करके क्वांटिटी 700 करने वाले हैं, जिससे फ्यूचर में कितना रेवेन्यू अचीव हो सकता है। तो दोस्तों ये मैट्रिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ने बताया कि क्लाउड GPU डिप्लॉयमेंट जो H100 का है अभी 450 जून तक है, इसको बढ़ा करके 700 करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 4.5 करोड़ का जो रेवेन्यू रन रेट है मंथली बेसिस पे, जैसे ही 450 से बढ़ा करके 700 करेंगे ये जो कि इसी क्वार्टर लाइव हो जाएगा, तो यहाँ पर रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ सकता है इसको आप पर्सनली असेस कर सकते हो। हालांकि अगर ये यहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बता देते तो हमारी कैलकुलेशन करना आसानी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है यहाँ पे इस तरह का कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के पर्सनल बेसिस पे ही हमें डिसीजन लेना होगा कि यहाँ से 450 से 700 अगर सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ से रेवेन्यू कितना अचीव हो सकता है। लेकिन ये चीज जो है अगले क्वार्टर तक फाइनल हो जाएगी कि यहाँ पे 450 से 700 जो सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ से कितना रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये चीज मैं कंप्लीटली आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप खुद कैलकुलेट करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। लेकिन आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक अभी ये सर्वर इन्होंने इंस्टॉल नहीं किया था, जहाँ पे इनकी रेवेन्यू 24 करोड़ थी। अब 24 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ करके 41 करोड़ हुआ है और यहाँ पे 450 सर्वर इंस्टॉल किया है। अभी 700 कर देंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है इसको आप पर्सनली कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों E2E नेटवर्क्स पे अभी और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन से ऐसे शेयर हैं जो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशन है और लोकल ट्रेंड्स भी देखने को मिल रहा है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपने काफी ज्यादा पहले भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में कितने चाइनीज ऐप इंडिया में बैन कर दिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा प्राइवेसी का इशू था और गवर्नमेंट पुश कर रही है कि जो भी डेटा सेंटर्स हैं वो लोकल डेटा सेंटर्स हों। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टार्टअप है, कंपनीज है, इस तरह का थ्रेट जो बिल्डअप हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो इंडियन कंपनीज चाहती हैं कि इनका जो भी डेटा सेंटर कंपनी हो, लोकल वेंडर्स हो, और यहाँ पे पोटेंशियल कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है इंडियन कंपनीज के साथ, क्योंकि जो कंपनीज है अभी तक बाहर के डेटा सेंटर पे अपना बिजनेस कर रही थी, अपना जो भी कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम था वो बाहर के डेटा सेंटर पे सॉल्व कर रही थी। लेकिन अभी इंडियन कंपनीज के जो डेटा सेंटर है वहाँ पे इनका कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से इंडियन कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है, जो कि आपकी E2E नेटवर्क भी इसका फायदा उठा रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ पोटेंशियल की जरा बात करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने काफी ज्यादा एम्फसाइज किया कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी स्केलेबिलिटी काफी ज्यादा है, और यहाँ पे स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये इनका बिजनेस 10 गुना ग्रो कर सकता है और विदाउट इंक्रीजिंग द टीम, इनके टीम साइज इंक्रीज नहीं होगी और यहाँ पे बिजनेस 10 गुना हो सकता है। इसकी वजह से होगा ये कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी, क्योंकि अगर सैलरी का कंपोनेंट देखें PNL में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्प्लॉय कॉस्ट जो पिछले क्वार्टर में 18% थी वो घट करके 12% हो गई है, और ये देख सकते हैं कि 22% रेवेन्यू का इनका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में जा रहा था, अभी घट करके
करके सिर्फ 12% है। और अगर यही टीम रही और इनका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा तो टीम का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं और ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम होगा, जिस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। हालांकि करंट टाइम में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 66% का इसीलिए दिख रहा है। और मैनेजमेंट ने गाइड भी किया कि इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म इनका जो 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो बढ़ करके 60% हो सकता है और ये सस्टेन भी कर सकता है, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि ओवर टाइम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी, आरओसी और आरओई काफी अच्छे दिखने लगेंगे और बिजनेस में कैश फ्लो ज्यादा आने लगेगा। तो दोस्तों इनकी कस्टमर स्टिकनेस और लाइफ टाइम वैल्यू भी काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इनका जो डिफरेंशिएटर है, इनका प्लेटफॉर्म है जो कि सॉफ्टवेयर ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा क्वालिटी और स्टिकनेस है क्योंकि ये यूनिक प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व कर रहे हैं और जैसे ही फ्यूचर में और नए नए फीचर्स ऐड करते जाएंगे कस्टमर वो स्टिक करेगा और यहाँ पे इनकी लाइफ टाइम वैल्यू इंप्रूव हो सकती है। और इसी वजह से इनका मार्जिन भी काफी इंप्रूव हो रहा है क्योंकि ये डीपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है। तो दोस्तों हर कस्टमर चाहे हमारे बिजनेस में देखें या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये वैलिड है कि अगर कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है तो कस्टमर छोड़ के नहीं जाएगा। और ओवर टाइम अगर आप कस्टमर की जरूरत पे उनकी क्या नीड है उसको ध्यान में रख करके अपने बिजनेस में जो भी उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो वो अगर आप ओवर टाइम इंप्रूव करते रहो तो आपके जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और वो कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा नहीं। तो ये चीज तो हर बिजनेस के लिए वैलिड है। लेकिन दोस्तों ये चीज मैं पर्टिकुलरली अभी डिस्कस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये जो कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से होती है तो ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसको इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे इस तरह का डिस्कशन होता है वहाँ पे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपने क्लाइंट और कस्टमर्स के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन था, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये किया गया क्या प्रमोटर्स स्टेक सेल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया और कहा कि हम कोई भी ऐसी कमेंट्री नहीं कर रहे हैं और अगर कोई ऐसा डिसीजन बनता है प्रमोटर्स का स्टेक सेल करने का तो वो इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी कुछ टेंडर्स निकल रहा है जहाँ पे मार्केट में कुछ अदर प्लेयर है जो कि बिडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी ने डिनाइड कर दिया कि यहाँ पे ये कोई भी गवर्नमेंट की बिड नहीं कर रहे। हालांकि गवर्नमेंट जो स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है उसमें इनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ये बिड नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये कोई अच्छी चीज या बुरी चीज नहीं होती, सबका अपना अपना तरीका होता है बिजनेस करने का। कोई रिटेल कस्टमर में खुश है तो किसी को बड़े हाई टिकट साइज क्लाइंट अच्छे लगते हैं तो कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पे जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन, तो जैसा कि हमने देखा कि शेयर जो अभी कंसोलिडेट कर रहा है 1800 से 2000 के लेवल पे और क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा है। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स ने इसमें बिकवाली इसलिए की क्योंकि 800 करोड़ की जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि इस तरह का हम कोई भी कमेंट नहीं कर रहे। वो हमने बस एज ए एग्जाम्पल बताया था कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम 800 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो आइडियल सिचुएशन के लिए हमने बोला था। हमारा जो भी प्लान होगा, क्योंकि अब हार्डवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब जो 6 महीने टाइम लग रहा था हम 6 से 8 वीक में वो कैपेक्स कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत लंबा गाइडेंस लेकर के नहीं चलेंगे, हम मंथ टू मंथ बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको बताते रहेंगे कि क्या अपडेट चल रहा है। ओवरऑल अगर एक्सपेंशन की बात करें तो करंट टाइम में 450 H100 सर्वर थे, उसकी क्वांटिटी बढ़ा करके ये 700 कर रहे हैं, जो कि इसी क्वार्टर ये लाइव हो जाएंगे। और 14.5 करोड़ का जो मंथली रन रेट था वो गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू भी हो सकता है और उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि पर्सनली कंपनी आने वाले 1 साल में अपना बिजनेस एटलीस्ट यहाँ से डबल तो कर ही लेगी। और अगर इनका स्टॉक पी की बात करें तो करंट टाइम में 101 का दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ध्यान में रख के चलना है तो आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक रिकमेंडेशन का सवाल है तो मैं अभी भी इवेलुएट कर रहा हूँ क्या इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए या फिर इससे बेटर और भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन जैसा भी डिसीजन बनेगा मैं इन्फॉर्म करूंगा जो भी लोग हमारी सर्विसेज से जुड़े होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने इस कंपनी के बारे में बता दिया, आपका पर्सनल व्यू क्या है मैं वो भी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं एक एक कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या व्यू है इसको भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।